भविष्य का वो दौर जब इंसान ने अपनी बुद्धि से दुनिया को बदलने का सपना देखा था। विज्ञान की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने बीमारियों को हराने की ठानी, लेकिन हर कदम पर नैतिकता का सवाल उसे घेर रहा था। क्या इंसान को प्रकृति की सीमाओं से छेड़छाड़ करना चाहिए, और अगर हाँ तो इसका अंजाम क्या होगा? इसी जुनून और सवालों के बीच एक वैज्ञानिक विल रॉडमैन अपनी ज़िंदगी अल्जाइमर जैसी बीमारी को हराने में झोंक चुका था। अपने पिता की बिगड़ती हालत ने उसे जुनूनी बना दिया था। वो दिन रात लैब में डूबा रहता। अपने सपने के पीछे चलते चलते उसने अपने रिश्ते, अपनी खुशियाँ, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन विल को पता नहीं था कि उसकी बनाई एक दवा न सिर्फ चिंपांजीज की दुनिया बदल देगी, बल्कि पूरी मानवता को एक अनजान खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक वैज्ञानिक विल से, जो अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज ढूंढने में दिन रात जुटा है। अल्जाइमर एक बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की याददाश्त छीन लेती है, जैसे कोई कीमती चीज़ चुपके से गायब हो जाए। इस बीमारी से ग्रस्त इंसान पहले छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, फिर बड़े बड़े किस्से, और आखिर में तो इंसान अपना नाम तक भूल जाता है, जैसे दिमाग की पूरी ताकत ही खत्म हो गई हो। विल के पिता को यही परेशानी थी। वो अपने पिता को इस तरह अपनी यादों से दूर जाते, कमजोर होते नहीं देख सकता था। उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। विल ने कई सालों तक प्रयोगशाला में मेहनत की, रातों की नींद गंवाई, ढेर सारी किताबें पढ़ी और आखिरकार एक ऐसी दवा बनाई जो अल्जाइमर को ठीक कर सकती थी। लेकिन इस दवा को सीधा इंसान पर आजमाना आसान नहीं था। ये बहुत जोखिम भरा काम था, क्योंकि जरा सी गलती से जान भी जा सकती थी। इसलिए विल और उसकी टीम ने फैसला किया कि पहले इस दवा को किसी जानवर पर आजमाया जाए। उन्होंने एक मादा चिंपांजी को चुना जो प्रयोगशाला में थी। इस चिंपांजी पर दवा का परीक्षण किया गया और जो नतीजा सामने आया वो तो जैसे चमत्कार था। वो चिंपांजी जो पहले एक साधारण जानवर थी, अब इतनी समझदार और चतुर हो गई कि सभी हैरान रह गए। वो ऐसी चीजें करने लगी जो आमतौर पर सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। विल ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसका दिल खुशी से झूम उठा, जैसे कोई बहुत बड़ा इनाम मिल गया हो। अब वो इस दवा को इंसानों पर आजमाने की योजना बनाने लगा। विल ने सबसे पहले अपने बॉस को ये बात बताई। बॉस ने ये सुना तो उसका मुंह खुला रह गया। फिर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई जिसमें कंपनी के बड़े लोग शामिल थे। विल ने वहां सभी को अपनी दवा के बारे में बताया कि कैसे ये अल्जाइमर को जड़ से खत्म कर सकती है। उसने उस चिंपांजी की कहानी भी सुनाई कि कैसे वो दवा लेने के बाद इतना चतुर हो गई, उसका दिमाग इतना तेज हो गया। मीटिंग में मौजूद लोग सुनकर दंग रह गए। सबके चेहरे पर खुशी की चमक थी। नतीजे इतने शानदार थे कि कोई इनकार नहीं कर सकता था। हर कोई सोच रहा था कि अगर ये दवा इंसानों पर भी ऐसा ही कमाल कर दे तो मेडिकल साइंस में क्रांति आ जाएगी। लेकिन जब विल अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, उधर लैब में एकदम फिल्मी हंगामा मच गया। वो चिंपांजी जिस पर दवा का परीक्षण हुआ था, उसे एक कर्मचारी दूसरी जगह ले जाना चाहता था। उस दिन ना जाने क्या हुआ, वो चिंपांजी का मूड कुछ और ही था। वो बिल्कुल भी हिलने को तैयार नहीं थी। अब कर्मचारी ने जब जबरदस्ती की तो वो गुस्से से भड़क गई। उसने कर्मचारी का हाथ जोर से पकड़ लिया और वहां से भागकर लैब में तोड़फोड़ शुरू कर दी। शीशे तोड़ दिए, सामान इधर उधर फेंकने लगी जैसे कोई तूफान आ गया हो। वो इतनी बेकाबू हो गई कि सीधी मीटिंग ऑफिस में पहुंच गई जहां मीटिंग चल रही थी। विल ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे काबू नहीं कर पाया। वो चिंपांजी गुस्से में जैसे जंगल की शेर बन गई थी। आखिर में मजबूरी में उसे गोली मारनी पड़ी और वो वहीं ढेर हो गई, यानी कि उसकी वहीं मौत हो गई। यह हादसा इतना बड़ा था कि सभी के होश उड़ गए। मीटिंग में मौजूद लोगों ने तुरंत मान लिया कि विल की दवा की वजह से ही वो इतनी उग्र हो गई थी। बस इसके साथ ही विल का सालों का सपना, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। कंपनी के बड़े लोगों ने लैब के सारे चिंपांजीज को मारने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन पर भी वही दवा आजमाई गई थी। विल ने अपने बॉस को समझाने की पूरी कोशिश की, मेरी दवा में कोई खराबी नहीं है, इनके इस तरह भड़कने की कोई और ही वजह है। लेकिन बॉस ने साफ मना कर दिया। बोला अगर दवा ठीक होती तो वो चिंपांजी इतनी खतरनाक क्यों हुई? विल के 5 साल की मेहनत पानी में मिल गई। उदास और टूटा हुआ विल लैब में जाता है। तभी वहां का देखभाल करने वाला कर्मचारी आता है और कहता है, विल तुम्हारी दवा में कोई खराबी नहीं थी। असल में वो चिंपांजी इसलिए गुस्सा थी क्योंकि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था। उसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई, इसलिए वो भड़क गई। अब विल को पूरी बात समझ आ गई। कर्मचारी ने बताया कि बॉस के आदेश पर मैंने बाकी सारे चिंपांजीज तो मार दिए, लेकिन वो नवजात बच्चे को नहीं मार पाया। विल ने बिना किसी को बताए चुपके से उस बच्चे को अपने घर ले आया, जहां उसके पिता भी रहते थे।
ये बच्चा भले ही छोटा था, लेकिन इसका दिमाग इंसानों जितना तेज था। वो जल्द ही विल के पिता से घुल मिल गया। विल के पिता ने उसे प्यार से सीजर नाम दिया। समय बीता और 3 साल बाद सीजर बहुत समझदार हो चुका था। वो किताबें पढ़ता था, खेल खेलता था और इंसानों जैसे सारे काम करता था। बस एक चीज़ वो नहीं कर सकता था, इंसानों की तरह बोलना। लेकिन समझता वो सब कुछ था जैसे कोई इंसान। उधर बिल के पिता की हालत अल्जाइमर की वजह से और ख़राब हो गई। उनकी नर्स भी अब थक चुकी थी। उसने विल से कह दिया, अब आपके पिता को घर पर संभालना संभव नहीं, उन्हें अस्पताल ले जाइए, अस्पताल में एडमिट करा दीजिए। विल ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। अपने पिता को इस हाल में देखना उसके लिए सहन करना मुश्किल था। अगले दिन विल चुपके से लैब से वो दवा ले आया जो उसने सीजर की माँ के लिए बनाई थी, लेकिन इस बार उसने इसे खास अपने पिता के लिए तैयार किया था। उसे पता था कि उसके पिता का बचना मुश्किल है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने जोखिम लिया और अपने पिता को वो इंजेक्शन दे दिया। यह पहला मौका था जब ये दवा किसी इंसान पर आजमाई गई थी। विल पूरी रात सो नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अद्भुत रूप से वो अपने पिता को देखता है जो कि पियानो बजा रहे थे। बिल्कुल ठीक, उनकी याददाश्त वापस आ गई। विल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी दुआ ने कमाल कर दिखाया। इधर सीजर खिड़की से बाहर देखता है। बाहर बच्चे साइकिल चला रहे थे। उसका मन करता है कि वो भी ऐसा ही करे। वो पड़ोस के घर चला जाता है, लेकिन वहाँ का मालिक बहुत सख्त मिजाज का था। सीजर को देखते ही वो बेसबॉल बैट उठाकर उस पर हमला करने दौड़ता है। विल और उसके पिता समय रहते सीजर को बचा लेते हैं। विल पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है, ये बस खेल रहा था, इससे कोई खतरा नहीं। लेकिन पड़ोसी गुस्से में चिल्लाता है, ये चिंपांजी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये मुझे अपने बच्चों के पास दोबारा दिखा तो मैं इसे मार डालूंगा। इस हादसे में सीजर के पैर में चोट लग जाती है। विल उसे तुरंत डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। कैरोलिन सीजर का इलाज करती है और उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण चिंपांजी नहीं है। सीजर इशारों में बात करता है जैसे कोई इंसान हो। वो इतना समझदार था कि उसकी समझदारी देखकर कैरोलिन हैरान रह जाती है। जल्दी ही विल और कैरोलिन अच्छे दोस्त बन गए। कैरोलिन को सीजर बहुत पसंद आ गया और वो अक्सर विल के घर आने जाने लगी। उसे पता चला कि सीजर हमेशा घर में ही रहता था, बाहर नहीं जाता। वो बस खिड़की से बाहर की दुनिया को देखता रहता है, जैसे कोई कैदी जेल की सलाखों से बाहर झांकता है। कैरोलिन ने विल से कहा, इसे बाहर ले चलिए, इसे भी खुली हवा चाहिए। विल को ये सुझाव पसंद आया। अगले दिन वो और कैरोलिन सीजर को रेडवुड जंगल ले गए। वो जंगल सीजर के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वो वहाँ खूब मस्ती करता है, पेड़ों पर चढ़ता है और आज़ादी का आनंद लेता है। 2 साल और बीत गए। अब विल और कैरोलिन एक दूसरे के करीब आ चुके थे और सीजर अब बड़ा हो चुका था। वो तीनों अक्सर रेडवुड जंगल जाते। एक दिन वहाँ एक परिवार आया। उनके साथ एक कुत्ता भी था जिसके गले में पट्टा बंधा था। वो कुत्ता सीजर पर भौंकने लगा। सीजर उदास हो गया, लेकिन भौंकने से नहीं बल्कि उस पट्टे को देखकर जो उस कुत्ते के गले में बंधा हुआ था, क्योंकि विल ने भी उसके गले में ऐसा ही पट्टा बांधा था। सीजर से इशारों में विल ने पूछा, क्या मैं भी आपका पालतू हूँ? विल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर अब बच्चा नहीं था, वो समझदार हो चुका था। वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? अब सीजर की इस जिज्ञासा को देखते हुए विल उसे लैब के बाहर ले गया और उसे सब कुछ बताया। तुम्हारी माँ यहीं थी, हमने उस पर एक दवा का परीक्षण किया था और उसी वजह से तुम इतने समझदार हो। अब सीजर को अपनी जड़ें पता चल गई थी। वो सब समझ गया। घर लौटने पर विल देखता है उसके पिता के अल्जाइमर फिर से लौट आई है। वो चम्मच उल्टा पकड़कर खाना खाने लगे। विल समझ जाता है कि दवा का असर खत्म हो गया। वो बहुत परेशान हो जाता है, जैसे उसका सब कुछ फिर से छिन रहा हो। एक दिन विल काम पर गया और उसके पिता को अचानक गाड़ी चलाने का मन करता है, लेकिन अल्जाइमर की वजह से वो भूल चुके थे कि गाड़ी कैसे चलानी है। जैसे ही वो कार स्टार्ट करते हैं, उनसे कार कंट्रोल नहीं होती और पड़ोसी की गाड़ी से ठुक जाती है। वही सख्त मिजाज पड़ोसी बाहर आता है जिसने कुछ दिनों पहले सीजर पर हमला किया था और गुस्से में विल के पिता का कॉलर पकड़कर खींचने लगता है, मारने की धमकी देता है। तभी सीजर खिड़की से ये सब देख लेता है। वो गुस्से में खुद को रोक नहीं पाता, बाहर दौड़ता है और पड़ोसी पर हमला कर देता है। गुस्से में वो पड़ोसी की उंगली को काट लेता है। अब इस गुस्से में पड़ोसी अदालत में मुकदमा कर देता है। अदालत फैसला सुनाती है कि सीजर को अब घर में नहीं रखा जा सकता। पशु नियंत्रण की टीम आती है और उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ और भी चिंपांजी कैद हैं। सीजर को लगता है कि वो घूमने आया है।
वो वहाँ का हाल देखकर खुश हो जाता है, जैसे कोई बच्चा नया पार्क देखकर उछलने लगता हो। लेकिन उसे क्या पता था अब वो हमेशा के लिए वहाँ कैद होने वाला है। जब वो विल को जाते हुए देखता है तो दौड़कर शीशे के पास आता है, इशारों में कहता है मुझे भी ले चलो। लेकिन विल मजबूर था। वो कहता है अब यही तुम्हारा घर है। सीजर का दिल टूट जाता है। उधर विल के पिता पूरी तरह अल्जाइमर के शिकार हो चुके हैं। विल अब और भी मजबूत दवा बनाने की ठान लेता है ताकि अपने पिता को हमेशा के लिए ठीक कर सके। वो अपने बॉस को बताता है मैंने पहले जो दवा बनाई थी उसका अपने पिता पर इस्तेमाल किया था, वो ठीक हो गए थे, लेकिन अब फिर से बीमार है। मुझे और प्रभावी दवा बनानी है, यानी कि मुझे दवा का डोसेज बढ़ाना होगा। बॉस उसे परमिशन दे देता है। इधर सीजर बहुत उदास है। उसे यकीन है कि विल जल्दी आएगा और उसे घर ले जाएगा। वो दीवार पर चौक से अपने घर की खिड़की का चित्र बनाता है। वो वही खिड़की थी जिससे वो अक्सर बाहर की दुनिया को देखा करता था। उसे घर की बहुत याद आ रही थी। उधर विल दिन रात मेहनत करके नई दवा बना लेता है। इस बार वो एक और चिंपांजी पर परीक्षण करने की तैयारी करता है, लेकिन परीक्षण के वक्त एक पाइप निकल जाता है और दवा की गैस वहाँ के कर्मचारी फ्रैंकलिन की नाक में चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। अब इस वक्त उस दवा का फ्रैंकलिन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन वो चिंपांजी बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं। दवा फिर से सफल हुई। विल और कैरोलिन सीजर से मिलने जाते हैं। वो एक छोटे से पिंजरे में कैद है और उसके हाथ में चोट भी है। विल को गुस्सा आता है। वो कर्मचारी को धमकी देता है अगर सीजर के साथ कुछ भी गलत किया तो याद रखो मैं ये जगह बंद करवा दूंगा। सीजर विल को देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब वो घर जाएगा, लेकिन विल कहता है जब तक अदालत अनुमति नहीं देगी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सीजर फिर उदास हो जाता है और उसे घर की याद सताती है। वहाँ का खाना खराब है और कर्मचारी भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। घर लौटकर विल देखता है उसके पिता की हालत बहुत खराब है। वो उन्हें नई दवा देना चाहता है, लेकिन पिता मना कर देते हैं। वो कहते हैं मेरा समय आ गया है, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। विल पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके पास सीजर के सिवा कोई नहीं। वो उसे अपना बेटा मानता है और वो बहुत सारे पैसे लेकर उस जगह जाता है जहाँ सीजर कैद है। अब वो वहाँ के इंचार्ज को पैसे देता है और कहता है मुझे सीजर को ले जाना है। इंचार्ज पैसे देखकर मान जाता है। विल सीजर के पास जाता है और उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन सीजर अब बदल चुका था। वो विल के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। वो अब विल के साथ नहीं जाना चाहता था। हालांकि सीजर को विल से बिछड़ने का दुख था, लेकिन अब वो किसी का पालतू बनकर नहीं रहना चाहता था। उसका मन अब आजादी चाहता था, न सिर्फ अपनी बल्कि उस जगह पर कैद बाकी सारे चिंपांजीज की भी। वो चाहता था कि वो सभी आजाद हो जाएं, अपनी मर्जी से जिए, ना कि किसी पिंजरे में कैद रहें। लेकिन अभी के लिए विल को खाली हाथ लौटना पड़ा। रात के अंधेरे में उस जगह जहाँ सीजर और बाकी चिंपांजी कैद थे, वहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी के कुछ दोस्त वहाँ आए। वो चिंपांजी को देखने के लिए उत्सुक थे, जैसे कोई चिड़ियाघर में जानवर देखने जाता हो। जब उनमें से एक आदमी सीजर के पिंजरे के पास पहुंचा तो सीजर ने मौका देखा। उसने उसे पकड़ा और उसकी जेब से चाकू निकाल लिया। उस चाकू से सीजर ने रात को पिंजरे का ताला तोड़ दिया। अब सीजर आजाद था। वो चुपके से छत के रास्ते से भागा और सीधा विल के घर पहुंच गया। वहां उसे वो नई दवा मिली जो विल ने अल्जाइमर के लिए नए मरीज के लिए बनाई थी। ये दवा कोई साधारण चीज नहीं थी, ये चिंपांजीज को और समझदार बना सकती थी। सीजर ने वो दवा चुराई और वापस उसी जगह लौट आया जहाँ बाकी चिंपांजी कैद थे। वहां उसने दवा की शीशी खोल दी। देखते ही देखते सारी गैस हवा में फैल गई और सारे चिंपांजीज ने उसे सूंघ लिया। इसके बाद सारे चिंपांजीज सीजर की तरह समझदार हो गए। उनके दिमाग में जैसे नई रोशनी आ गई। अब वो सोच समझ सकते थे, योजनाएं बना सकते थे। सीजर का पहला लक्ष्य था सारे चिंपांजीज को अपने जैसे समझदार बनाए ताकि वो सब मिलकर इस कैद से भाग सके, और वो इसमें सफल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ एक और घटना हो रही थी। फ्रैंकलिन, वही कर्मचारी जिसके नाक में गलती से वो गैस चली गई थी, उसकी हालत बिगड़ गई। वो खांसने लगा, नाक से खून बहने लगा और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। अब बात साफ थी, ये दवा चिंपांजीज के लिए तो वरदान थी, लेकिन इंसानों के लिए जहर। उधर सीजर अब अपने सारे चिंपांजी दोस्तों के साथ उस जगह से भागने की तैयारी में था। तभी वहाँ का एक कर्मचारी आदम का, वही जो चिंपांजीज को बिजली की छड़ी से परेशान करता था, उन्हें पीटता था। उसने फिर वही हरकत शुरू की, लेकिन इस बार सीजर तैयार था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जो इस बात का इशारा करता था कि सीजर कहना चाहता है अपना हाथ मुझसे दूर रख। और अब ये पहला मौका था जब सीजर ने इंसानों की तरह अपना पहला शब्द बोला,
नहीं। फिर उसने कर्मचारी को एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वो वहीं गिर पड़ा। सीजर ने मौका नहीं छोड़ा, उसने सारे चिंपांजीज को आजाद कर दिया। वो कर्मचारी फिर उठा और अपनी बिजली की छड़ी लेकर फिर से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सीजर ने चतुराई से काम लिया। उसने पास का पानी का पाइप खोल दिया और तेज पानी की बौछार से उस कर्मचारी को बिजली का झटका दे दिया। वो वहीं ढेर हो गया। अब सीजर अपनी पूरी टोली लेकर पास के एक चिड़ियाघर में पहुंचा। वहां भी कई चिंपांजीज कैद थे। सीजर ने उन्हें भी आजाद किया और अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब इनकी एक मजबूत टोली बन चुकी थी। इसके बाद वो सब मिलकर लैब में पहुंचे जहां और भी चिंपांजीज कैद थे। उन सबको भी आजाद किया और अब सीजर की टोली और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। उधर विल को सीजर की बहुत याद आ रही थी। वो उस जगह फोन करता है जहां सीजर को कैद किया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। विल का मन घबराने लगा। वो तुरंत कैरोलिन को साथ लेकर उस जगह पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। एक भी चिंपांजी वहां नहीं था। तभी उसे घायल कर्मचारी दिखा। विल ने पूछा, यहाँ क्या हुआ? कर्मचारी ने बताया, तुम्हारा सीजर सबको लेकर भाग गया और वो तो अपने मुंह से इंसानों की तरह बोला भी था। ये सुनकर विल का दिमाग चकरा गया। उसे समझ आ गया कि सीजर अब रेडवुड जंगल की ओर जा रहा है, वही जगह जहां वो बचपन में उसे ले जाया करता था। सीजर अपने टोली के साथ शहर के रास्ते से रेडवुड की ओर बढ़ चला था। रास्ते में एक बड़ा पुल आया जहां पुलिस ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर वहां पुलिस और चिंपांजीज के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, लेकिन सीजर का मकसद इंसानों को मारना नहीं था। वो बस अपने साथियों को आजाद करवाकर रेडवुड जंगल पहुंचना चाहता था। तभी पुलिस ने हेलीकॉप्टर से हमला शुरू कर दिया। सीजर खतरे में था, लेकिन तभी एक गोरिल्ला जो उसकी टोली में था हेलीकॉप्टर पर कूद पड़ा और उसे तोड़ दिया। उस गोरिल्ला की जान चली गई, लेकिन उसने सीजर को बचा लिया। तभी कोबा नाम का एक चिंपैंजी सामने आया। कोबा वही था जिस पर लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। वह इंसानों से नफरत करता था। उसने उस पुलिस वाले को मार डाला जो हेलीकॉप्टर से गोलियां चला रहा था। अब जब एक गोरिल्ला पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाने वाला था, सीजर ने उसे रोक लिया। वो उन्हें मारना नहीं चाहता था, बस पुलिस को रोकना चाहता था। आखिरकार वो सब पुल पार करके रेडवुड पार्क पहुंच गए। विल भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। वो सीजर को पुकारने लगा। तभी एक दूसरा चिंपांजी विल पर हमला करने वाला था, लेकिन सीजर ने उसे रोक लिया। विल ने सीजर से कहा, मेरे साथ घर चल भाई, ये गुस्सा छोड़ दे, नहीं तो पुलिस तुम सबको खत्म कर देगी। सीजर ने विल को गले लगाया और उसके कान में कहा, अब यही मेरा घर है। विल समझ गया कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो अब वापस नहीं आएगा। विल ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे जैसे चाहो वैसे जियो। और फिर वो सीजर को छोड़कर चला गया। अब सीजर और उसके साथी रेडवुड में अपनी नई जिंदगी बसा रहे थे। सीजर उनकी टोली का सरदार था। उधर विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगलियां सीजर ने काटी थी। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। बात यह थी कि फ्रैंकलिन, विल का सहकर्मी जो गैस सूंघकर मर गया था, वो विल को एक जरूरी बात बताने उसके घर गया, लेकिन विल घर पर नहीं था। तो फ्रैंकलिन पड़ोसी से मिला। उसे खांसी आई और खून की छींटे पड़ोसी के चेहरे और उसके कपड़ों पर पड़ गए। अब वो पड़ोसी भी उस वायरस से संक्रमित हो गया। और वो पड़ोसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक पायलट था जो इंटरनेशनल प्लेन्स को उड़ाता था। इसका मतलब वो वायरस अब पूरी दुनिया में फैलने वाला था। और ऐसा ही हुआ। इसी के साथ इस फिल्म का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2014 में आया, जिसकी कहानी अब शुरू होती है। वायरस फैलने के 10 साल बाद पूरी दुनिया बदल चुकी थी। इंसानों की आबादी तेजी से कम हो रही थी, जैसे कोई रुकने का नाम ही ना ले। दूसरी तरफ चिंपांजीज की संख्या बढ़ रही थी। वो रेडवुड जंगल में पूरी तरह फैल चुके थे और अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और समझदार थे। सीजर अब भी उनकी टोली का सरदार था। वहाँ उसका राज चलता था। उस जंगल में इंसानों का आना सख्त मना था। सीजर का अब एक बेटा भी था जिसका नाम था ब्लू आई। एक दिन ब्लू आई अपने दोस्त के साथ जंगल घूम रहा था। तभी उसके सामने एक इंसान आ गया। वो अपनी टीम के साथ जंगल में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ढूंढ रहा था ताकि शहर को फिर से बिजली मिल सके। वो पावर प्लांट चिंपांजीज के इलाके में था। इंसान ने ब्लू आई और उसके दोस्त को देखा तो डर गया और बंदूक निकाल ली। ब्लू आई भी गुर्राने लगा। डर में उस इंसान ने गोली चला दी और ब्लू आई का दोस्त घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर सारे चिंपांजी वहां इकट्ठा हो गए। इंसान की टीमें भी आ गई। चिंपांजीज गुस्से में थे और इंसानों को मार देना चाहते थे। तभी इंसानों का नेता जिसका नाम मेलकम था आगे आया। उसने सीजर से बात की। बोला, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम बस अपना पावर प्लांट ढूंढ रहे हैं ताकि शहर में बिजली आ सके। सीजर ने कहा, ठीक है, इस बार जा रहे हो जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। चले जाओ और ढूंढ लो अपना पावर प्लांट और उसे ठीक कर लो। वो इंसान चले गए, लेकिन कोबा
वही चिंपांजी जिस पर इंसानों ने प्रयोग किए थे। वो इंसानों से बहुत गुस्से में था। उसने बाकी चिंपांजी से कहा, ये इंसान फिर आएंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमें इन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। सीजर भी उसकी बातों में आ गया। उसने फैसला किया कि वो इंसानों की बस्ती में जाएंगे और उन्हें इस बात की चेतावनी देकर आएंगे। सीजर अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी पूरी टोली के साथ इंसानों के इलाके में पहुंचा। वो शहर जो कभी रोशनी में चमकता था अब सूना था, तकनीक खत्म, सड़कें खाली, जैसे कोई वीरान जगह हो। मैल्कम फिर से सीजर के सामने आया। उसने कहा, हमने माफी मांग ली थी, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हम बस बिजली चाहते हैं। अब सीजर ने सभी से सख्त लहजे में कहा, आज के बाद अगर कोई हमारे इलाके में आया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने हद पार की तो हम भी तैयार हैं। कोबा तो चाहता था कि इंसानों से तुरंत युद्ध शुरू कर दे, लेकिन सीजर ने बस चेतावनी दी और अपनी टोली के साथ वापस लौट गया। मैल्कम परेशान था। उनके शहर में बिजली नहीं थी और बिजली का पावर प्लांट उसी जंगल में था जहाँ चिंपांजीज का कब्जा था। वहाँ जाना मतलब खतरे को न्योता देना, लेकिन बिना बिजली के जीवन तो काटना मुश्किल था। मैल्कम ने अपने सीनियर अधिकारी से कहा, हमें सीजर से एक बार फिर बात करनी चाहिए, शायद वो हमारी मजबूरी समझे। फिर मैल्कम अपनी पत्नी, बेटे और एक छोटी सी टीम लेकर जंगल में पहुंचा। उसने सीजर को अपनी सारी परेशानी बताई। सीजर, जो कभी इंसानों के साथ रहा था, उसे बिजली की अहमियत पता थी। वो जानता था कि इंसानों के लिए बिजली कितनी जरूरी चीज है। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सारे हथियार हमें सौंपने होंगे। मैल्कम मान गया। मैल्कम और उसकी टीम बिजली के पावर प्लांट को ठीक करने के काम को शुरू कर देती है। मैल्कम की पत्नी और बेटा चिंपांजीज के बच्चों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक चिंपांजी को वहाँ छुपी हुई एक बंदूक मिली। वो बंदूक वो सीजर के पास ले गया। सीजर को जब पता चला कि इंसान छुपाकर हथियार लाए हैं तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने मैल्कम और उसकी टीम को जंगल छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी पत्नी, जो लंबे वक्त से बीमार थी, उसे मैल्कम की पत्नी ने दवा दी, जिससे अब वो ठीक हो चुकी है। ये देखकर सीजर का मन नरम हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें एक दिन और मिलेगा। बिजली पावर प्लांट ठीक करो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। मैल्कम की टीम में एक व्यक्ति था जो पहले एक पुलिस अधिकारी था। उसे चिंपांजीज पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो चुपके से बंदूक लाया था और उसकी टीम के पास और भी हथियार थे। वो हथियार एक दूसरे को दे रहे थे। तभी ऊपर से उन्हें ऐसा करते हुए कोबा ने देख लिया। कोबा गुस्से में आ गया। वो सीजर के पास गया और बोला, ये इंसान भरोसे के लायक नहीं, इनके पास और हथियार हैं, इन्हें बाहर निकालो। सीजर ने उसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन कोबा को ये बात चुभ गई। उसने सीजर पर इल्जाम लगाया, तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं, तुम इंसानों का साथ देते हो। सीजर को गुस्सा आ गया। उसने कोबा पर हमला कर दिया और बुरी तरह घायल कर दिया। कोबा बदले की आग में जल चुका था। वो चुपके से उस जगह गया जहाँ इंसानों के हथियार रखे थे। उसने वो हथियार चुराए और कई इंसानों को मार डाला। फिर वो जंगल में वापस आया और अपने ही चिंपांजीज के घरों में आग लगाकर उनके घरों को जला दिया। और जब उसे मौका मिला और सीजर अकेला था तो वो चुपके से सीजर के पास गया और उसे गोली मार दे। सीजर झाड़ियों में गिर गया। कोबा ने सारे चिंपांजीज को इकट्ठा किया और इंसानों के खिलाफ भड़काने लगा। उसने कहा, इंसानों ने हमारे घर जला दिए, हमारे नेता सीजर को मार डाला, अब हमें उनसे युद्ध लड़ना होगा। उसने खुद को नया लीडर घोषित कर दिया और कहा, अब से मैं ही तुम्हारा सरदार हूँ। सारे चिंपांजी जो डर और गुस्से में थे उसकी बातों में आ गए। उधर इंसान शहर का बिजली का पावर प्लांट ठीक कर चुके थे। लाइटें जल रही थी, शहर जगमग करने लगे थे, लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन तभी कोबा अपनी टोली के साथ वहां पहुंचा। सबसे पहले उसने इंसानों के हथियार लूटे और फिर उसी से इंसानों पर हमला कर दिया। कई इंसान मारे गए। उस छोटे चिंपांजी को जिसे जंगल में इंसान ने गोली मारी थी, कोबा ने उसे हथियार दिया और कहा, इंसानों को मारो। लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि बिना वजह किसी पर हमला नहीं करना। कोबा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस छोटे चिंपांजी को मार डाला और बाकी जो उसका आदेश नहीं मान रहे थे उन्हें कैद कर दे रहा था। उधर मैल्कम और उसकी पत्नी शहर की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें जंगल में सीजर दिखा जो बुरी तरह घायल था। वो उसे अपनी गाड़ी में ले गए और घर ले आए। उन्होंने उसका इलाज शुरू किया। धीरे धीरे सीजर की हालत सुधरने लगी। वो होश में आ गया। होश में आने पर सीजर ने बताया, मुझे कोबा ने मारा। मैल्कम को अब समझ आ गया सीजर अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। मैल्कम दवा लेने दुकान गया। तभी सीजर का बेटा ब्लू आई उसके सामने आ गया, हाथ में बंदूक लिए। वो मैल्कम को मारने ही वाला था, लेकिन मैल्कम ने कहा, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, वो हमारे पास हैं, उसे कोबा ने मारा है। मैल्कम ब्लू आई को अपने घर ले आया। ब्लू आई अपने पिता को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गया। सीजर ने उसे बताया कि कोबा ने खुद को नेता बनाया और मासूम इंसानों को मार रहा है। ब्लू आई को अब सब कुछ पता चल चुका था। वो वापस उस जगह गया जहाँ कोबा
कोबा ने इंसानों और चिंपांजी को कैद करके रखा था। उसने सबको आजाद कर दिया। मैल्कम ने भी उसका साथ दिया। वो सब एक टावर के अंदर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात उसी पुलिस अधिकारी से हुई। अधिकारी ने बताया, मैंने रेडियो से सेना को बुला लिया है, वो जल्दी ही आएंगी और सारे चिंपांजीज को खत्म कर देगी। मैंने टावर पर बम फिट कर दिया है, जब चिंपांजी ऊपर चढ़ेंगे तो मैं बम फोड़ दूंगा, भले ही इससे मेरी ही जान क्यों न चली जाए। ये सुनकर मैल्कम और बाकी इंसान वहां से भागने लगे। उधर सीजर टावर पर पहुंच चुका था। उसका कोबा से सामना हुआ। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बाकी चिंपांजीज को अब पता चल चुका था कि कोबा गद्दार है। तभी वो पुलिस अधिकारी टावर के एक हिस्से को बम से उड़ा देता है। कई चिंपांजी मारे जाते हैं, लेकिन सीजर, कोबा और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। कोबा ने देखा कि सभी चिंपांजीज अब सीजर का समर्थन कर रहे हैं, तो वो गुस्से में उन पर गोलियां चलाने लगा। तभी सीजर ने ऊंचाई से उस पर हमला किया और उसे इमारत से नीचे धकेल दिया। कोबा लोहे की रॉड में लटक गया। उसने सीजर से कहा, मुझे बचा लो। अब सीजर ने दया दिखाकर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो कोबा की गद्दारी को माफ नहीं कर सकता था। उसकी वजह से न जाने कितने मासूम इंसान मारे गए, न जाने कितने मासूम चिंपांजी मारे गए। इसीलिए उसने उसका हाथ छोड़ दिया और कोबा नीचे गिरकर मर गया। अब सीजर और मैल्कम आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया जैसे पुराने दोस्त हों। मैल्कम ने कहा, सेना जल्दी ही आने वाली है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो युद्ध रुकेगा नहीं। सीजर ने जवाब दिया, इंसान और चिंपांजी का युद्ध अब कभी खत्म नहीं होगा। और इसी डायलॉग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, गुड बाय।